नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। और पिछले 2-4 दिनों से आपने देखा होगा कि बिहार और पश्चिम बंगाल में हिंसा का एक तगड़ा तांडव देखा। नवरात्रि हो, रामनवमी हो या कोई जुलूस हो धार्मिक हिंदुओं का, उस पर हिंसा हो जाना आम बात है क्या? इन दो राज्यों में रामनवमी के जुलूस के मद्देनज़र ज़बरदस्त हिंसा हुई और हिंसा इतनी ज़्यादा हुई कि इसमें काफ़ी नुकसान हुआ। आपने देखा ही होगा। कई बार ऐसा होता है कि किसी जुलूस के जरिए कहीं झड़प हो गई, हिंसा हो गई, तो बेनिफिट ऑफ डाउट हो सकता है कि भाई अचानक से कोई घटना घट गई। लेकिन वो घटना अगर लगातार होती रहे, 1 दिन हुई, 2 दिन हुई, 3 दिन हुई और बड़े पैमाने पर हो, तब सवाल उठने लगते हैं कि सरकार, जो वहाँ की मौजूदा सरकार है या कहीं की भी सरकार हो, उसके कंट्रोल में क्या है। ऐसा तो है नहीं कि एकदम से ये जुलूस निकाले गए। रामनवमी की तिथि तय है, लोग पता है कि इस पर प्रोसेशन निकालेंगे, धार्मिक उत्सव होगा, पूजा होगी, तो फिर इसको रोका जा सकता है। सरकारों का काम यही है कि जब कोई कार्यक्रम हो रहा है तो आप उसके मद्देनज़र इनको रोकें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों राज्यों में आप तस्वीरें देखिए, कितनी ज़बरदस्त हिंसा हुई है। आग लगाई गई, आगजनी हुई, गाड़ियां जलाई गई, दुकानों में फूंक दी गई, कई लोगों की हताहत हुई है। तो इससे फिर बार बार ये सवाल उठते हैं कि सरकारों के कंट्रोल में क्या चीज़ नहीं है क्या। और उस पर भी मज़ेदार बात यह है कि सरकारें कहती हैं कि हमको पता है कि ये कौन कर रहा है। अब आप सोचिए कि एक सरकार अगर ये कह रही है कि हमको पता है कौन करा रहा है या कौन कर रहा है, तब आप क्या कर रहे हैं? अगर आपको पता है तो आपको रोकना चाहिए। कोई भी हो, किसी भी दल से संबंधित हो, वो अगर उपद्रवी है तो उसको रोकना चाहिए, उसको दंडित करना चाहिए। ये काम सरकार का है, प्रशासन का है। लेकिन अगर सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री ये कहें कि हमको मालूम है और उसके बाद भी हिंसा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो रही है, तो फिर प्रश्न उठते हैं। फिर लोगों के दिमाग में आता है कि ये क्यों हो रहा है और इन्हीं राज्यों में क्यों बार बार होता है। बंगाल में अक्सर आप ऐसी घटनाएं सुनते होंगे। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि ये बार बार क्यों होती हैं। क्या इसके पीछे एक राजनीति है, या इसके पीछे कोई साजिश होती है, या संप्रदायों के बीच कोई इसको खेल खेलता है, जैसा कि मंत्री खुद कहते हैं। तो इसको फिर वो रोक क्यों नहीं पाते? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और अगर आप रोक नहीं पा रहे हैं तो आपके इकबाल पर, आपके सरकार चलाने के तरीके पर सवाल खड़े होते हैं कि आप किस तरीके से इस चीज़ को चलाना चाहते हैं। 2 अप्रैल को बिहार में नवादा में एक रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार की कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। 2025 में बिहार में चुनाव है, बीजेपी की सरकार बनवा दीजिए तो दंगा करने वालों को उल्टा करके सीधा कर देंगे। सुनिए जरा इसको। आज समग्र बिहार चिंता कर रहा है। बिहार के बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है, बिहार शरीफ नालंदा तो नजदीकी है। चिंता हो रही है सबको। मैं आपको कहता हूं, 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। इस बयान को विपक्ष या बिहार की सरकार अलग तरीके से ले रही है। अगर इसको वर्बिटम देखा जाए तो क्या गलत है? दंगा करने वाले कोई भी हों, उनको उल्टा लटका के सीधा किया जाएगा। हर सरकार ही चाहती है और हर आम नागरिक ही चाहता है कि दंगा नहीं होना चाहिए। नीतीश बाबू ने भी एक बयान दिया, उसको भी सुनना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि बिहार में जो हिंसा हुई वो एक साजिश के तहत हुई है और हिंसा किसने कराई है इसकी जांच होगी। सुनिए जरा। जानबूझ करके जानते हैं ना, ये सब किया गया
एक जगह जिनको जाना था जानबूझ करके वहां करवाया है। दो लोग हैं, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है, अब वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है। MIM क्या चीज है? वो बिल्कुल जो केंद्र में है रूलिंग, उन्हीं का वो एजेंट है। तो जा रहे थे वहां रैली करने, इसलिए वहां कराया गया। और ओवैसी जो है रूलिंग पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी केंद्र की जो सरकार है उनके एजेंट है। ये जानकारी मुख्यमंत्री जी को है और उनको मालूम है कि साजिश के तहत किया गया है, लेकिन रोक नहीं पाए। अब यहाँ पे सवाल उठेगा तो लोग कहेंगे कि आप ऐसा कैसे सवाल उठा सकते हैं, ऐसी सरकार को क्यों रहना चाहिए जिसको पता होते हुए भी वो रोक नहीं पा रही है। एक दिन की घटना डिस्काउंट दी जा सकती है, बेनिफिट ऑफ डाउट हो सकता है। बैक टू बैक अगर 3-4 दिन से घटनाएं हो रही हैं और आपको मालूम है, तो फिर क्या कर रही सरकार वहाँ पे? यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं आपको उनसे परिचय कराता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हैं और हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से उनकी प्रवक्ता अनुप्रिया जी हैं। स्वागत है अनुप्रिया जी आपका। टीएमसी के प्रवक्ता विजय उपाध्याय जी हैं। विजय सर स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक संजीव उनियाल हैं। आप दोनों लोगों का भी स्वागत है। अनुप्रिया जी, मुख्यमंत्री जी को मालूम है ये कि साजिश है, किसने करा ये भी मालूम है, एजेंट कौन है ये भी मालूम है, तो फिर रोक क्यों नहीं पाए? ये क्यों होना चाहिए अगर आपको सब कुछ मालूम है तो? नीरज जी, पहले मैं आपको थोड़ा सा आपके वक्तव्य को मैं सुधार दूं। आपने चालू किया बिहार और बंगाल में दंगा हुआ, थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। रामनवमी पर्व पे महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, बंगाल और कई अन्य राज्यों में दंगा हुई। हमारे यहाँ दंगा कब हुई? रामनवमी पर्व के अगले दिन होता है। यह देखने की बात है कि होता कहाँ है। बिहार के 38 जिलों में 2 जिला जहां पे अमित शाह जी को आना है, अमित शाह जी को अपनी रैली करनी है, लेकिन बिहार में उस 2 जिला में ही घटना होती है। बाकी सब जगह रामनवमी के पर्व में बहुत ही अच्छे ढंग से शोभा यात्रा निकलती है। इनफैक्ट बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ में एक मंच शेयर करते हैं पटना जैसे शहर में, जिसमें रामनवमी की शोभा यात्रा में रामनवमी के जितने भी जुलूस में शामिल हुए थे उनका स्वागत करते हैं। तो बात समझने की यह बात है नीरज जी की राजनीति कहां हो रही है ये देश की जनता जान रही है। राजनीति वहां हो रही है जहां पे भाजपा की सरकार नहीं है। और मैं तो आश्चर्य हूं कि जहां पे 24 घंटा में बिहार के अंदर में नियंत्रण कर लिया गया, काबू कर लिया गया, लेकिन टीवी चैनलों से अभी तक बिहार का नशा उतरा नहीं है। बिहार को अभी भी दिखलाया जा रहा है कि यहाँ पे आग उगल रही है, जबकि थोड़ा सुधार की जरूरत है। यहाँ सद्भावना यात्रा निकली नवादा में, लेकिन किसी भी चैनल, बहुत दुख के साथ मैं कहती हूँ, किसी भी चैनल ने ये दिखाया नहीं कि वहां हिंदू मुस्लिम भाई अनुप्रिया जी, निकले। और अनुप्रिया जी सुनिए, नहीं 2 जिले, हाँ। सुनिए ना आप, ये देखिए ये सब जो ना पोस्टमार्टम वाले भाषण है। हाँ, 2 जिले जो आपने बताए वो बिहार से बाहर के हैं। आपको मालूम है, आप स्वयं भी कह रही हैं, नीतीश जी तो कह ही रहे हैं कि कौन करा रहा है, उन्हीं 2 जिलों में उनकी रैली थी, इसलिए हमको साजिश लग रही है। आपको पता है ना, सब कुछ जानकारी है ना। तो पुलिस वाले क्या लूडो खेल रहे थे? LIU नाम की एक नहीं, सुनिए आप, पहले सुनिए आप। LIU नाम की एक यूनिट होती है ना, लोकल इंटेलिजेंस, वो क्या करती है? उसका काम है कि कहीं रैली है, कोई कार्यक्रम है, कहीं है, सूचना दे। आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपको मालूम था कि वहां रैली होगी अमित शाह जी की, इसलिए वहां ऐसा हुआ। तो आपने रोका क्यों नहीं? हिंसा का क्वांटम देख रही हैं आप, और उसको आप ये शील्ड कर रही हैं कि वो सद्भावना यात्रा नहीं, बाद में तो सब निकलती ही हैं, उसका मैं क्या करूं? लेकिन जब अमित शाह जी की रैली के बाद नीतीश जी ये कहते हैं कि जो सत्ता में है उसका एजेंट वो ये करवा रहा है, तब तो बड़ी समस्या है। और जहां बीजेपी विपक्ष में है वहां ये होता है। आपने ये भी कहा और उसके साथ कई राज्य भी आपने गिनाए।
नहीं, आप नाम भी लेंगे उस राज्यों का। इसका आप कहेंगे कि इसका गुजरात कोनोटेशन में- क्या है, समझ रही हैं आप? नहीं, मैं समझ रही हूँ। आप अपनी बात को मैं काट समझ रही भी हैं, हूँ। अपनी बात को आप नहीं, काट रही हैं। बिल्कुल नहीं, आप तो एक ये दूसरे को सुनेंगे तो इस सवाल शायद का आपको समझ मैंने आए। मैं सुन के ही जवाब दे रहा हूं, इसलिए ये सवाल आप बार सुने बार नहीं। बनता है। मैंने सुना है, आपने कहा जहां विपक्ष वहां, लेकिन जहां उनकी सरकारें वहां भी हुई हैं, तो ये सवाल उनसे भी मैं पूछ रहा हूं। लेकिन आपके नहीं, यहाँ मैं- और बंगाल में जो मेरा हुआ सवाल है आपने नहीं सुना। उसको ये कह के आपने टाला नहीं जा 24 सकता घंटे में- कि आपको अगर मालूम है तो क्यों हुआ, बताइए। नहीं, लगातार नीरज जी आप बोलेंगे तो नहीं सुन मैं बोल पाऊंगी, सुनेंगे थोड़ा सा। बताइए, मैंने सुनाइए। यह कहा कि 24 घंटे में बिहार में जहां पे 2 जिले में जहां पे घटना हुई वहां पे नियंत्रण कर लिया गया, लेकिन चैनलों के माध्यम से बहुत दुखद है कि आपने 4 दिन तक दिखाया बिहार जल रहा है, जबकि बिहार के आम जनमानस की जिंदगी बहुत ही अच्छे से बीत रही है। आपने फिर कहा कि एलआई क्या कर रहा था, क्या कर रहा था गुजरात और महाराष्ट्र में, नीरज जी क्यों नहीं वहां रोक पाए? वहां पे रामनवमी की यात्रा में कि दंगा होने वाला था। मैंने यह कहा कि देखिए, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज कहा कि हमें पता है कौन इसके पीछे है। थोड़ा मैं इतिहास में आपको लेके चलती हूँ। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि जब 2017 में जब बीजेपी हमारे साथ में आई थी, 2018 की मैं आपको वाकया याद दिला दूं, बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे जिनके बेटे हैं, रामनवमी की शोभा यात्रा में उन्होंने दंगा भड़काया और हमने कार्रवाई की, हमने उन्हें सलाखों के पीछे भेजा। यह हमारे न्याय के साथ विकास की है। और बीजेपी वाले जानते हैं कि हमारी यह रणनीति नहीं होती, हमारी राजनीति यह नहीं होती है कि हम जनता के व्यू पॉइंट से नहीं देखें, हम उसको धर्म और जाति के रूप में देखें। इसलिए हमने कहा कि यह पीछे इनका रिकॉर्ड है कि यह बीजेपी के नेता, क्योंकि गुजरात में जिस तरह की दंगा हुई, गुजरात के दंगा से निकला हुआ ये बीजेपी है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का बीजेपी नहीं है जिसने हिंदू मुस्लिम को बांट के ही राजनीति की है। और 2024 का चुनाव है नीरज जी, आप कैसे भूल रहे हैं? नहीं, कि जहां पे बीजेपी के पास में कुछ जब नहीं है कहने को। 24 को कुछ नहीं चुनाव है, कहने को। 25 को चुनाव है, जब ये स्टैब्लिश हो जाए जनभावना, देखिए अनुप्रिया जी समझने की कोशिश करिए। आपकी सरकार को कटघरे में इसलिए नहीं खड़ा किया जा रहा है कि आपसे कोई दुश्मनी है किसी की, इसलिए खड़ा किया जा रहा है कि अगर ये बात नहीं कहते आप लोग, आपके एक विधायक ये कह रहे हैं, नेता, कि इतना मजबूर है लोग, बम नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे। सुना है आपने ये? वो भी सुन नहीं, लीजिएगा। क्या आप फिर से बोलेंगे, फिर से सुनाइए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि अगर ये सारी परिस्थितियां आपके कंट्रोल में नहीं है और इस तरीके की बातें निकल के आ रही हैं, तो गंभीर सवाल खड़ा होता है। मुख्यमंत्री जी का वो बयान बहुत सीरियस है। आप बहुत ही गंभीर पत्रकार हैं और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं इस तरह की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं। बिहार के 38 जिला में, 36 जिला में, तो आप क्या चाहती थी कि सारे 38 जिला में आग लग जाए? आप ये चाहती थी क्या? मैं चाहती थी कि एक भी देश के एक भी कोने में यह आग लगनी नहीं आप चाहिए। अपने राज्य की जानकारी दीजिए ना। मर्यादा मैं दे रही हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म उत्सव पे इस तरह का प्रभु श्री राम के चेहरे को बदनाम क्यों? करने का प्रयास, और प्रभु श्री राम के चेहरे पे जो तो उसको इंश्योर करना चाहिए था ना, उसको इंश्योर करना चाहिए था आपको, नहीं किया आपने। होने के नाते नहीं किया ना आपने, नहीं मैं किया आपसे आपने। उम्मीद यह करूंगी कि जिस तरह से आज हम पे आप पूछ रहे हैं, हाँ। और जब हम उन चेहरों का हम बेनकाब करेंगे, उन चेहरों को जब बिल्कुल करिए, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं अनुप्रिया जी, आपने सुनिए, नहीं सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, अब देखिए, अब एक बात, एक बहुत किसी के बारे में भी अगर आपको मालूम था तो आपने रोका नहीं। बंगाल की घटना में शामिल एक लड़का बिहार की धरती से पकड़ाता है, ठीक। अब उसके भाई उसकी साख नजर आती है कि बीजेपी से। अब बीजेपी वाला बोल रहा है कि देखिए भाई साहब, किसी को उन्होंने पकड़ा दिया। अब आप भी कह रहे हैं कि बंदूक पकड़ा दिया किसी को, अब वो कह रहे बीजेपी का है। क्या आप ये देखिए, ये सब गोल मोल बातें जो ना राजनीतिज्ञों की समझ में नहीं आती हमें। नहीं, उपाध्याय जी, उपाध्याय जी, मैं क्यों जस्टिफाई करूं? ये आप लोगों का काम है, प्रशासन का काम है, ये प्रशासन का काम है, मेरा काम थोड़ी है। काम नहीं है, देखिए। अच्छा, ये काम मेरा है, पत्रकार लोग अब तय करेंगे कैसे कहाँ क्या चले, ये आपका काम है। विजय उपाध्याय जी रुकिए, बनप्रिया जी रुकिए। अमित शाह जी ये तय करेंगे कि क्या वो लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ से चलेगा? आपके हाथ से तय करेगा? मैं तो कह रहा हूं आपके हाथ से तय होगा। राज्य सरकार का विषय है लॉ एंड ऑर्डर, ये तो सबको मालूम है, राज्य सूची में शामिल है, आपका जिम्मेदारी है, आपका काम है। बिल्कुल। वो क्यों करेंगे?
विजय रुकिए अच्छा अनुप्रिया जी नहीं अभी रुकिए, अरे अभी बहुत समय है, विजय जी को भी शामिल कर लेते। उपाध्याय जी, बंगाल में भी यही चीज है, आपको भी मालूम है कि कौन करा रहा है, कौन करता है। एक सवाल पूछने के साथ में मैं अपनी बात नहीं अभी रुकिए, ये जो तरीका है आप लोगों का कि मालूम है सब कुछ है, प्रशासन सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन व्यवस्था नहीं हो रही, ये झगड़ा हो जाता है। कोई भी करे, मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी, क्यों नहीं रोका आपने? इसके लिए किसी की मंजूरी की जरूरत है? देखिए ऐसा है जी, रामनवमी के जुलूस, ममता बनर्जी ने कहा कि रामनवमी के जुलूस निकले, रामनवमी मने, और रमजान का महीना है, इफ्तार भी हो, तो रामनवमी के जुलूस के लिए विजय जी पुलिस एक सेकंड सर, आप अरे विजय जी सुनो ना, विजय जी आपके ऑडियो में बहुत दिक्कत आ रही है, मैं इसको ठीक कराता हूं, दोबारा आपके पास आता हूं, आपका ऑडियो में थोड़ा सही कराता हूं, गड़बड़ आ रहा है। राकेश त्रिपाठी जी, आरोप ये है कि उन्हीं 2 शहरों में, अभी अनुप्रिया जी ने कहा है, जहां की रैली थी, और ये एक साजिश है, आपके एजेंट हैं ओवैसी जी, उन्होंने कराया है। लेकिन नीरज जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब आप सच को स्वीकार करने की बजाय पहले से ही दोषारोपण करना शुरू कर देंगे, जब आप तथ्यों के अन्वेषण की बजाय किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं आप न्याय करने के पक्षधर हैं। आपसे इसीलिए ये दंगे संभल नहीं रहे, क्योंकि आपने पहले से ही अपने मन में एक नैरेटिव बना रखा है और उस नैरेटिव के आधार पर ही चलना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने भगवान के जन्मोत्सव पर क्या शोभा यात्रा निकालने की भी अनुमति नहीं हो सकती है? क्या राज्य की सरकार इस शोभा यात्रा को सुरक्षा नहीं दे सकती है? ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के भीतर, ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये रामनवमी पर दंगे की एक लंबी श्रृंखला है। 1979 के जमशेदपुर के दंगे से लेकर के 1991 के उड़ीसा के दंगे, आप दंगों की लंबी श्रृंखला, पिछले वर्ष भी पश्चिम बंगाल में इसी तरह से दंगे होते हुए देखे थे। ये रामनवमी के अवसर पर, ये कांवड़ यात्रा के समय पर, ये 14 कोसी परिक्रमा पर, ये नवरात्रि में प्रतिमा विसर्जन पर, ये बार बार हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट करके कुछ लोग दंगे करने की प्रयास करते हैं और राज्य सरकार की ओर से आंखें मूंद ली जाती है, तब ये समस्या ज्यादा गंभीर होती है। और जब ये बात कह रहा हूं तो इसके पीछे उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आने से पहले, वर्ष 2017 से पहले, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही दंगे हर रामनवमी पर होते थे। कर्फ्यू लगाना पड़ता था, इंटरनेट बंद करना पड़ता था, लेकिन जब प्रशासन पूरी शक्ति के साथ सामने आया कि उपद्रव करने वाले किसी शख्स को बख्शेंगे नहीं, उसकी जाति क्या है, उसका मजहब क्या है, उसका किस पार्टी से जुड़ाव है, इन सारी बातों की परवाह किए बिना अगर कानून हाथ में लेने का प्रयास किया, शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया, तो कठोरतम कार्रवाई होगी, रासुका तामील करने का काम करेंगे। और उसका परिणाम हुआ कि उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार के सांप्रदायिक तनाव की खबरें कहीं से नहीं आ रही। लेकिन राकेश जी, अगर कठोरता होती है तो परिवर्तन होता है। अनुप्रिया कह रही है कि चुनाव है इसलिए आप लोग ये करा रहे हैं, और आपके जो एजेंट हैं वो, अब वो बी टीम का नाम बदल के एजेंट कर दिया गया है। मुझे नीरज जी बड़ा आश्चर्य होता है कि चुनाव क्या केवल बिहार में है, क्या चुनाव केवल बंगाल में है, क्या पूरे समूचे हिंदुस्तान में चुनाव नहीं है, क्या समूचे हिंदुस्तान में रामनवमी पर शोभा यात्रा नहीं निकली है, क्या ये समूचे हिंदुस्तान में राम भक्त नहीं है, क्या इन राज्यों में ही उपद्रवी निवास कर रहे हैं? सच्चाई ये है कि सत्ता का सीधा संरक्षण था उपद्रवियों को। उपद्रवी जानते हैं कि हम रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव करेंगे, लेकिन हम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और पुलिस की उपस्थिति में बृहस्पतिवार को रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है, पथराव होता है, उपद्रव होता है, हिंसा होती है, आगजनी होती है, लेकिन महाराष्ट्र में और गुजरात में इन हिंसा पर काबू पाया जाता है। लेकिन बिहार में और बंगाल में जुम्मे की नमाज के बाद शुक्रवार को हिंसा फिर भड़कती है, सुनियोजित तरीके से भड़कती है, और वो अब तक हिंसा बार बार कह रही है कि बहुत 24 घंटे में कंट्रोल कर लिया। अरे भाई, आप आंखें मूंदने से अंधेरा नहीं होता है। आप अनुप्रिया जी आंखें खोलकर देखिए, इंटरनेट पर खबरें भरी पड़ी हैं। आप मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकती है, लेकिन ये सोशल मीडिया ये कंट्रोल करने का नहीं संभव हो सकता है। सोशल मीडिया में खबरें भरी पड़ी हैं, पीड़ित इतना चीख रहे हैं, आप पीड़ितों की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। सासाराम में लोग अपने घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं, और भारतीय जनता पार्टी अगर उनकी आवाज उठाती है तो आप कह रहे भाजपा दंगा कराती है। जी रुकिए राकेश जी, बयान दिया है विजय उपाध्याय जी,
कि उल्टा करके लटका दीजिए और ये सीधे हो जाएंगे, तो इसमें क्या गलत है? क्या यही नहीं करना? विजय उपाध्याय जी करने में असफल हुए आप? ठीक है। उपाध्याय जी का आवाज ठीक होगी उपाध्याय जी की क्या? अच्छा अभी भी दिक्कत है, रुकिए। अनुप्रिया जी आपके पास। जी मेरे ख्याल में चुनाव जो गुजरात में अभी 5 साल बाद है, बहुत दिन है अभी तो वहाँ पे, तो चुनाव का ऐसा कोई लाभ उठाने की जरूरत नहीं है उनको। अभी तो वो इतनी ज़्यादा सीटें जीत गए हैं कि अगले कई समय तक तो विपक्ष सोच ही रहा होगा कि क्या करें। और जैसा कि राकेश कह रहे हैं, ये बात सही, देश भर में चुनाव है, तो चुनाव के मत्थे ये मर देना कि उसके मद्देनजर ये हुआ है, नहीं, इसको दूसरे पर्सपेक्टिव में आप समझिए। रामनवमी का जुलूस निकलता है या किसी और धार्मिक जुलूस निकलता है तो प्रोसेशन है, जानकारी होती प्रशासन को, वो संवेदनशील इलाका है, ये संवेदनशील इलाका है। ये संवेदनशील इलाके क्या होते हैं क्या है इसमें चुनाव का एंगल? चुनाव तो पूरे देश में है। अभी आपने गुजरात का उदाहरण दिया, वहां के वहां तो अब 5 साल बाद चुनाव है। ठीक। राकेश जी ने कहा कि देखो हमारी योगी की सरकार आ गई, बीजेपी की सरकार हो गई, दंगे खत्म हो गए, थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। 2019 में रामनवमी के पर्व पे वहां भी उत्तर प्रदेश में शोभा यात्रा पे हंगामे हुए और उपद्रव मचे, थोड़ी सी सुधार की जरूरत है। राकेश जी एक बार आप देख लेंगे, फिर उस पर आप कहेंगे कि जो बार बार आप तमका लेते हैं। अमित शाह जी ने भी ऐसा ही कहा। देखिए अमित शाह जी क्या कहते हैं, बीजेपी की सरकार बनाओ और हम क्या करेंगे, दंगाइयों को उल्टा लटका देंगे। तो गुजरात की पीड़िता बिल्किस बानो पूछती है, गुजरात दंगा में क्या हुआ, उनके ऊपर जो जघन्य अपराध करने वाले अपराधी है उनके साथ आपने क्यों नहीं उल्टा लटकाया? क्यों आप इतना संवेदनहीन हो गए? आपने उनके अपराधियों को, बीजेपी के नेताओं ने माला पहनाया, मिठाई खिलाई, कहां थी आपकी संवेदना और कहां थी आपकी सरकार? आपने उल्टा क्यों नहीं लटकाया? दूसरी बात, क्या गृह राज्य मंत्री इस तरह की बातों को करेंगे? उनको लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा नहीं है, वो कहते हैं कि बुलडोजर चलवा देंगे, वो कहते हैं उल्टा लटका देंगे। अरे भाई उल्टा तो हमने लटकाया 2018 के दंगा में बीजेपी के नेताओं को, कि जो नेता उसमें सम्मिलित थे उस पर एक बार भी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इनका चेहरा, इनका जो है वो उजागर होता है। अब रहे की बात ने चुनाव की बात रही कि चुनाव के बारे में कहा कि भाई उनकी सरकार गुजरात में है, क्यों हो गई वहां दंगा? देखिए नीरज जी, बीजेपी को बंगाल में और बिहार में 2015 में जब महागठबंधन की सरकार थी, महागठबंधन ने चुनाव लड़ा था, एक चमत्कारी चेहरा जो पूरे देश में चमक रहा था, 56 इंच का सीना, उनको हमने धराशाही किया था। यह डर है कि बिहार जो है समाजवादियों का भूमि है, यहाँ सभी समाज, सभी धर्म को एक साथ लेके चलने की बात होती है। यहाँ इनकी सुनिए ना अनुप्रिया जी, नहीं सुनिए, अरे जो आपने बहुत सीना चौड़ा करके सब चुनाव नौ लड़े थे, बाद में फिर वही उधर आना पड़ा, इधर आना पड़ा। उधर मत जाइए, उधर मत जाइए, फंस जाएंगे आप, उधर मत जाइए। नहीं उधर मत जाइए, उधर मत जाइए। नहीं बता, आप मुझे बता नहीं पाएंगे क्योंकि मैं नहीं, आप नहीं बता पाएंगी। बिहार की पॉलिटिक्स पूरे देश को बहुत अच्छे तरह पता, बड़ा पॉलिटिकली एक्टिवेटेड स्टेट है। कब कौन नेताजी किधर चले जाते हैं, ये सब उस चर्चा में मत जाइए। मूल मुख्य चर्चा ये है कि आपके प्रशासनिक अमले की एक सो कॉल्ड, या मैं सो कॉल्ड क्या, नाकामी है कि वो नहीं रोक पा रहे हैं, और उसके बाद ऊपर से तुर रही है कि हमको तो मालूम है कौन फैला रहा है, फिर भी नहीं रोक पा रहे हैं। और नहीं, ये भी कह रहे हैं कि अभी जब तक वो थे तब तक ठीक था, ये भी बयान है कि जब तक वो साथ में थे तब तक ठीक था, अब गड़बड़ा रहा है। और बहुत सारे जनमानस में एक ये भावना फिर बैठ जाती ना कि देखिए, अदरवाइज मत लीजिएगा इसको, ये राजनीतिक विमर्श है। जब आप लोग ये कहने लगे कि वो थे तब ठीक था, या जिन राज्यों में ये विपक्ष में रहते वहां ये होता है, तो जनता सोचेगी ना फिर इन्हीं को बैठा लो यार। नहीं, मुझे लगता है कि नीरज जी आप बयानों पे एक तरफा सुनते हैं। मैं एक तरफा क्यों सुन रहा हूँ? नहीं, आपने नहीं सुना मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि 2017 में जब हमारे साथ आए तो क्या हुआ, कौन था सम्मिलित? फिर आप नीरज जी कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, मैं कैसी बातें नहीं कर रहा हूँ, आप सुनिए दोबारा सुन के। अब उपाध्याय जी की आवाज आ गई क्या? मैं गंभीरता से सवाल पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब 2002 और गुजरात और बड़ौदा पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ चुनाव का क्या एंगल है इसमें, बताइए ना। बीजेपी के प्रवक्ता सक्षम है ना यहाँ पे अपनी बातों को रखने के। मैं सवाल पूछूंगा, इनसे भी पूछ रहा हूँ और आपसे भी पूछ रहा हूँ। आपने कहा उनके एजेंट है, मैंने पूछा उनसे उनके एजेंट है। रुकिए एक मिनट, उपाध्याय जी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। के नेता को सिर्फ महजिद
और उनको मदरसे के जले हुए देखते हैं। मैं कहती हूँ कि ये दंगा में कोई एक तरफा नहीं जला है, एक तरफा नहीं हुए। अनुप्रिया जी, हम कहते हैं कि बिहार में हिंदू मुस्लिम किसी भी अनुप्रिया जी सुनिए ना, अनुप्रिया जी सुनिए सुनिए, अनुप्रिया जी आप एक सुनिए, आपकी सरकार एक मिसाल कायम करती, मैं तो वही सवाल पहले से कह रहा हूँ, आपकी सरकार एक मिसाल कायम करती कि इस बार रामनवमी में किसी प्रकार का उपद्रव किसी ने भी, रिपीट किसी ने भी किया तो ठीक नहीं होगा। आप ये करा देती तो आज ये डिबेट ही नहीं हो रही होती, लेकिन आपने नहीं किया, इसलिए सवाल हुआ। रुकिए, रुकिए, बहुत लंबी बातचीत हो गई। अभी दो एनालिस्ट और हैं भाई, दो एनालिस्ट और हैं। नहीं अनुप्रिया जी, दो एनालिस्ट और हैं अभी, प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ हैं और संजीव उनियाल जी भी हैं। प्रेम कुमार जी तो बिहार के ही हैं, हमें मैं ख्याल अभी कहो बिहार में ही हो, त्योहार के लिए गए थे। प्रेम कुमार जी, हर बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, फिर मन में यही होता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों है। अब राजनीति हो रही है, साजिश हो रही है, अब तो खुल के कह रहे हैं कि एजेंट वो हैदराबाद वाले वही करा रहे हैं, जानकारी है, सब कुछ है, रुकता क्यों नहीं है। प्रेम कुमार जी, नीरज जी, मैं बिहार से भी संबद्ध हूँ, झारखंड से भी संबद्ध हूँ, और जिस 1979 के दंगे का जिक्र राकेश त्रिपाठी जी कर रहे हैं, उस दंगा का पीड़ित भी हूँ। तब मैं स्कूल में क्लास 2 में पढ़ता था, मेरे घर भी जला दिए गए, हमें शरण लेनी पड़ी, जान बची थी किसी तरीके से। लेकिन उस दंगे की जब जांच हुई थी तो जो लोग दोषी पाए गए थे उसका जिक्र करना मैं नहीं चाहता, लेकिन उससे राकेश त्रिपाठी जी को दिक्कत ही होगी। तो उस दंगे के जो दोषी पाए गए वो रिपोर्ट भी है। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि दंगे हमेशा जो होते हैं आम जनता शामिल नहीं होते। दंगे में हमेशा पॉलिटिकल मोटिवेटेड एक्टिविस्ट शामिल होते हैं। किसी भी दंगे, अगर किसी भी प्रदेश में दंगे को रोकना है तो मैं तो ये कहता हूं कि जैसे आप कह रहे हैं कि हिंदुओं के धर्म पर, धार्मिक जुलूस पर या उत्सव पर हमला क्यों, मैं इस प्रश्न पर आऊंगा क्योंकि इस बात पर मुझे आपत्ति भी है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब ऐसा कहा जाता है तो सिर्फ 2 दिन पहले ऐसे पॉलिटिकल लोगों को धार्मिक उत्सव से दूर कर दीजिए, खूब खाना पीना खिलाइए, 2 दिन बैठा करके खूब समोसा जलेबी खिलाइए, लेकिन 2 दिन तक इन उत्सव से दूर कर दीजिए, दंगा नहीं होगा, ये लिख लिया जाए। तो ये एक बात। दूसरी बात है, मैं जो कह रहा था कि ये हिंदुओं के उत्सव पर ही हमला क्यों जो बोल रहे हैं, ये बहुत, क्या हिंदू त्योहारों पर ही हिंसा होती है? क्या दिल्ली दंगा हिंदू त्योहार के मौके पर हुआ था? दंगे हिंदुस्तान में हमेशा चुनाव के मौके पर हुआ करते हैं। ये बात बोली जाए तो ज्यादा सही है। और जब हम बोलते हैं कि हिंदू त्योहारों पर हमला क्यों, तो ये कहीं ना कहीं इस सेंटेंस में किसी को आरोपित भी कर रहे होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे अमित शाह जी जब बोलते हैं कि हमने दंगाइयों को सबक सिखा दिया, और दंगाइयों का मतलब खास तौर से जब आप विश्लेषण करने जाते हैं तो मुस्कुराहट में जवाब मिलता है कि उनके नजर में दंगाई कौन, ये आपका इंटरप्रिटेशन है। प्रेम कुमार जी, आपका इंटरप्रिटेशन है, गोली मारो, ये सुनिए, ये आपका इंटरप्रिटेशन है। अभी एक प्रेम कुमार जी एक सवाल तो सुनिए ना, प्रेम जी एक सवाल सुनिए। आपने बहुत अच्छी बात कही अभी, मैं उसी को कोट कर रहा हूं, आप ही ने बोली अभी। आपके पास रेमेडी भी है, एक कदम और आगे आप बढ़ के आप उसकी रेमेडी भी बता रहे हैं। बिल्कुल, रेमेडी भी मालूम है, लोग भी मालूम है, सब कुछ मालूम है, फिर भी हम नहीं करते हैं, क्यों बताइए। हाँ, ये प्रश्न बिल्कुल हर उस शासक से किया जाएगा, चाहे बंगाल के शासक हो, चाहे बिहार के हो। तो उस शासक का जवाब सुना आपने? मुझे बोलने दिया जाए। हाँ, बोलिए। क्योंकि दंगे सिर्फ बिहार और बंगाल में नहीं हुए, और ऐसा भी नहीं दूसरे प्रदेशों में भी हुए। सवाल उतनी सख्ती के साथ नीरज वाजपेयी जी, आज पत्रकार जितनी सख्ती के साथ नीतीश कुमार को पूछ रहे हैं, इतनी ही सख्ती के साथ में दिल्ली दंगे के समय अमित शाह से भी पूछा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं पूछा गया। लोग उसी तरीके से गायब रहे गृह मंत्री, ठीक उसी तरीके से जैसे गुजरात के दंगे में पुलिस सोती रही, निष्क्रिय रही, कोई बोलने वाला नहीं था। तो सवाल पूछा जाना चाहिए, हर सरकार से पूछा जाना चाहिए, ममता बनर्जी से भी पूछा जाए, नीतीश कुमार से भी पूछा जाए, और उनको जवाब देना होगा। और जो जवाब उन्होंने कहा है, पॉलिटिकली बयान दिया है मेरे हिसाब से, कि इसमें जो उनके पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी हैं वो लोग शामिल है, ए टीम और बी टीम करके। फिर भी ये सवाल जायज बनता है कि अगर आपको पहले से मालूम है तब आप गुनहगार हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार ने ऐसा कहा कि मुझे पहले से मालूम था कि ये लोग साजिश कर रहे?
उन्होंने दंगे के बाद ये कहा है कि ऐसी ये साजिश का परिणाम। अरे लेकिन फिर भी ये मैं क्या बात मानता कर रहे हूं हैं प्रेम कुमार जी, जानी चाहिए। ये नहीं, ये इसमें थोड़ा आप करेक्शन करिए सर। आप सही बोलते बोलते आखिरी में आप लटपटा गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि इसमें एक जो देश में ऊपर राज कर रहे हैं, मतलब मोदी जी और शाह जी और उनके एजेंट, ये वो कह रहे हैं, तो इसमें उनको मालूम है ना, तभी तो कह रहे हैं। वो एजेंट कह रहे हैं ना, तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं पहले से मालूम था कि इन दोनों ने मिलकर दंगा करा। हाँ वो कह रहे हैं, तो फिर वही बात, आपकी रेमेडी भी थी, उनके पास सब कुछ था। के बाद में नहीं सर, देखिए, और एक बात मुझे और बोलने दिया जाए। जी बयान को अपने अनुसार सुनते हैं। दिल्ली का दंगा था, कोरोना के समय की बात थी, सब जगह विदेशी साजिश घोषित कर दिया गया। अरे विदेशी साजिश, एक मिनट, आपने कैसे घोषित? प्रेम कुमार जी, पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद कितनी हत्याएं हुई हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? वो सवाल पूछा आपने? बिल्कुल वो सवाल पूछा किसी ने ममता बनर्जी से कि जो बंगाल चुनाव के बाद जो इतनी हत्याएं वहां हुई, इतनी हिंसा वहां हुई है, उसमें कौन मोदी शाह शामिल थे? उसमें कौन बीजेपी की साजिश शामिल थे? वो क्यों नहीं पूछा गया उनसे? इतना ज्यादा राज्यपाल एक्टिव थे सवाल पूछते हुए, वो उपराष्ट्रपति बन गए, आप बोलते सवाल ही नहीं तो पूछे। प्रशासन कौन चला रहा था वहां पे? क्यों नहीं चला रहे थे फिर भाई? आपकी सरकार थी और वहां हिंसा हो रही थी, आप रोक नहीं रहे। मैं वही तो बार बार सवाल पूछ रहा हूं कि सरकारों को अगर मालूम है, जानकारी है, तो क्यों नहीं रोक पा रहे? क्यों नहीं रोक पा रहे? बंगाल को छोड़कर किस प्रदेश में राज्यपाल दंगा प्रभावित क्षेत्रों में दौरा कर रहे? आप क्या करें बताइए ना जाए उनको, उनका जाना क्यों गलत था? बताइए क्यों गलत था उनका जाना? बिहार में, बंगाल और बिहार, अगर इतनी हिंसा हो रही थी बंगाल में, तो वो जाएंगे ना सर, क्यों नहीं जाएंगे? बिहार और बंगाल में सीटों की संख्या के हिसाब से, पिछले परफॉर्मेंस के हिसाब से, 2024 के हिसाब से बीजेपी के लिए सबसे जो ध्यान देने वाला प्रदेश है। अब ये पॉलिटिकल संजीव कौशिक, उस प्रश्न का जवाब, सॉरी संजीव नियाल जी, चर्चा तो आपने सुनी ली होगी, सवाल पूछने की जरूरत है क्या मुझे? मेरा तो एक ही सवाल है कि सारे नेता कह रहे हैं कि उनको मालूम था, फिर भी नहीं रुका। अब उसमें एक नया एंगल सब लोग जोड़ रहे हैं कि चुनाव के मद्देनजर ये सब किया जा रहा है। भाई 2-3 बातें इसमें मैं आपको रखना चाहूंगा अपने एंगल से। मुझे तो एक बात पता है सिर्फ क्लियरिटी से, चाहे सोशल इंटरफेरेंस हो, चाहे सोशल एंथ्रोपोलॉजी हो, चाहे किसी भी तरह की बातों का जामा पहना के हम उसको डाइवर्ट कर दें, परंतु मुझे लगता है चाणक्य की वो लाइन शासनम दंडेन, शासन दंड से चलता है। जो शासन दंड से चलाता है वो इस्टेब्लिश कर देता है अपने स्टेट में भी, अपने राज्य में भी, अपने डिस्ट्रिक्ट में भी और अपने राष्ट्र में भी कि शांति कैसे हो सकती है और दंगों से कैसे बचा जा सकता है। ये प्रूव कर दिया है उस बुलडोजर मैन ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंडोर्स किया कि हाँ, अगर किसी ने डीएमसी ली, किसी ने जो है कॉर्पोरेशन के किसी एक्ट के दौरान अपनी बिल्डिंग को गलत बनाया तो उसको तोड़ा जा सकता है, और तोड़ने के बाद वो दंगई भी है तो उसी टाइम उसको ध्वस्त किया जा सकता है नोटिस देके। तो मुझे लगता है कि बुलडोजर की जो भाषा है ना, वो बोल रही है सिल चढ़ गए। देखिए 28 करोड़ की जनसंख्या वाला प्रदेश, और आज छाती ठोक के कह सकता है वो संत कि हाँ, भगवा में भी कैसे राज करते हुए शांति बनाई जा सकती है और कैसे इस राष्ट्र में शांति बनाने के लिए दंड उठाने की आवश्यकता है। ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये प्रूव हो चुका है। और अगर उसके गृह मंत्री कोरोनाइज करके उस बात को कहते हैं कि उल्टा टांग दिया जाएगा, तो क्या गलत कहा जाता है? उन सबकी आंखें, उन सबके कान खुल जाते हैं कि हाँ भाई, यहां पर अगर डबल इंजन की सरकार आ गई तो यही होने वाला है जो यूपी में हुआ है। हम रामनवमी को हिस्टोरिकल 1979 से जो दंगे चले आ रहे हैं, उनको दंगे करने का दुस्साहस कोई भी नहीं कर पाएगा। ये बहुत जरूरी है। और रोरिंग आवाज में शेर की तरह, टाइगर की तरह, जैसे 35 और 370 को झटके मटाया गया, बोलने की आवश्यकता है और बोला गया है। अब मैं ख्याल में अब विजय जी की आवाज सही हो गया। उपाध्याय सही आ रही है आवाज आपको मेरी? हाँ बिल्कुल। हाँ, बड़ा लेट है। ममता जी ने कहा कि शांतिपूर्वक रैली निकलेगी तो ठीक है, परमिशन लेके निकलेगी तो ठीक है। निकली, हुआ हिंसा? क्यों हुआ सर? हिंसा रिवॉल्वर लेके, आप तलवार लेके, गलत स्लोगन लेके, आप डाला के गरीबों का, दुकान जला के, क्यों? अभी जो कहा हमारे
प्रेम कुमार जी ने। पश्चिम बंगाल में पंचायत इलेक्शन होने जा रहा है, 75% बूथ पे कैंडिडेट बीजेपी को नहीं मिल रहा। 2 MP भाजपा के जीते हुए टीएमसी में चले आए। जमीन बीजेपी समझ रही है कि 24 में हिंदुत्व को हम बढ़ावा नहीं देंगे तो वोट हमारी तरफ नहीं बढ़ेगा। उसी के चलते चक्रांत करके रामनवमी के जुलूस को, राम के नाम को बदनाम करके गरीब लोग को मारा गया, पीटा गया, पत्थर चलाया गया। वहाँ हिंदू लोगों के भी जाने चले, उनके भी पान की दुकान तोड़ दी गई। लेकिन रिवॉल्वर लेके चले, तलवार लेके चले। भाजपा के लोग बोले कि नहीं, कोई नहीं था। जब मुंगेर से पकड़ के लिए आए तो अभी मुंगेर बोलती बंद है। आप दंगा कराना चाहते हैं, उसको मेरे को समझ में नहीं आता। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आप बोल ही नहीं रहे हो कि वहां भी दंगा हुआ। अब बंगाल को और बिहार को लेके नाचा नहीं, क्यों? उपाध्याय जी, आपकी चुनाव का जो एंगल आप लोग फिट कर रहे हैं वो तो उसमें खारिज हो जाता है ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप जब गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सब जोड़ते रहेंगे। वोट बैंक बनाना चाहते हो, ये पश्चिम बंगाल है भाई साहब। भाई ये उपाध्याय जी, अगर ये थ्योरी आप लोग यहाँ पे प्रिपाउंड कर रहे हैं कि चुनाव के मद्देनजर, सुन लीजिए, नहीं बस सुनी तो रहा हूँ सर, आपको भी सुन रहा हूँ, सबको सुन ही रहा हूँ मैं। सुन लीजिए प्लीज। अच्छा, संक्षेप, बहुत संक्षेप। परमानंद की धरती है, ये स्वामी विवेकानंद की धरती है। हम वो मैंने देखा है चुनाव के बाद, बंगाल चुनाव के बाद मैंने देखा है परमहंस की धरती में क्या हुआ है, रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती में क्या हुआ। वो बोलने की जरूरत नहीं उपाध्याय जी, पूरे देश ने देखा है सर, आपकी सरकार है वहाँ पे, वो हम लोगों ने देखा है। वो मुख्यमंत्री नहीं, वो देखा है मैंने, वो मैंने देखा है सर। संप्रदाय को सम्मान मिलना चाहिए, उसको देखने का कुछ बचता नहीं सर, और आप सब लोग मिलके उसको पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं। वहीं पे समस्या खड़ी हो जाती है कि फिर मेरा सवाल ही गिरा दे रहे हैं आप कि मैं रोकूंगा नहीं क्योंकि ये राजनीतिक है। राकेश त्रिपाठी जी, चुनावी माहौल है ये, आप लोग वोट बैंक बना रहे हैं अपना, इसलिए सब हो रहा है। सीधा आरोप सब लोग लगा रहे हैं, इंक्लूडिंग प्रेम जी। नीरज जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ये तर्क कैसे कुतर्क के रूप में गढ़ा जा रहा है कि चुनावी राज्य है इसलिए वहां पर दंगा का प्रयास किया गया है। अरे गुजरात में तो सबसे बड़ी मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी अब तक की सबसे ताकतवर अवस्था में है, और गुजरात के वडोदरा में भी हिंसा हुई, महाराष्ट्र में भी हिंसा हुई, वहां भी हम सत्ता में है। तो जहां सत्ता में है वहां भी हिंसा की घटना हुई, जहां विपक्ष में है वहां भी घटनाएं हुई, और जहां सत्ता पक्ष में यूपी या मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है, वहां कोई हिंसा नहीं हुई है। इसलिए तर्क करने की बजाय दंगाइयों पर नियंत्रण लागू करिए और मॉडल अगली बार से दंगा नहीं होगा। चलेगा तो परिणाम आएगा। अनुप्रिया जी, अरे भी आप अभी कह रहे थे कि आपको 2020 में परिणाम मिला है, तीसरे नंबर के राजनीतिक दल थे, और मैं फिर कह रहा हूँ नीतीश बाबू जब तक भाजपा के सौगत पे थे ना, तब तक नीतीश बाबू सुशासन बाबू बने हुए थे। तेजस्वी को तेज मिला ना, तो दंगाइयों को तेज मिल गया, और ये दंगाई पूरी ऊर्जा के साथ, ताकत के साथ, क्षमता के साथ ये आगजनी करने निकला है। और प्रेम कुमार जी पूछ रहे हैं कि हिंदुओं के ही त्योहार पर दंगे होते हैं, मुझे इस पर आपत्ति है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए ना मुहर्रम के जुलूस में कहां अब तक हिंदुओं ने पथराव किया है? मैं सवाल पूछ रहा हूं, बताइए कि कहां अब तक बकरीद के दिन में, ईद के दिन में कहीं दंगे होते हैं? यही सच्चाई है, इसको स्वीकार जब तक नहीं करेंगे। ये पूरे दुनिया में इकलौता मुल्क भारत है जहां बहुसंख्यक आबादी पिट रही है और अल्पसंख्यक आबादी पीट रही है। और क्यों पीट रही है? उसके पीछे ये जेडीयू, ये आरजेडी, ये टीएमसी, ये कांग्रेस, ये एसपी, ये बीएसपी, ये एआईएमआईएम, ये जो राजनीतिक दल है ना, ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं ना, इसके कारण ये हौसला मिलता है ये उपद्रव करने का। और मैं इसलिए जिम्मेदारी से उत्तर प्रदेश में जब शासन बिना भेदभाव के, ब्रेक लेना है मुझे, बिना पक्षपात के कार्रवाई करता है, तो एक ब्रेक के बाद लौट के आते हैं। एक ब्रेक लेना है।
दो बातें चर्चा से निकलती हैं जो मैं इस ब्रेक के बाद डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत विस्तृत हो गई है, इसको फिर समेटते हैं और फिर वहीं लेके आते हैं कि क्या हिंसा रोकी जा सकती थी मौजूदा सरकारों द्वारा, किसी भी दल की हो। मैं अगेन कह रहा हूँ। दूसरी बात, जब ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश में भी हुई, कर्नाटक में भी हुई, गुजरात में भी हुई, तो यानी एक हिंसा स्वाभाविक है, आप लोग कह रहे हैं ना, होती रहती है, होती रहती रहना चाहिए। आप अपनी सरकार को स्वयं कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ब्रेक के बाद इस पर बातचीत होगी। कैसे करते हैं ट्रेड? ट्राई 5 पैसा ऑर्डर। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं स्पाइसजेट के बारे में। दरअसल स्पाइसजेट के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। सबसे पहला तो कंपनी की जो इनिशियल शुरुआत हुई थी वो दरअसल मोदी लुफ्त के नाम से हुई थी, जो कि एक एसके मोदी ग्रुप और लुफ्थांसा के बीच का टाइप था। बाद में इस कंपनी का जो AOC सर्टिफिकेट है, यानी कि एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट मिला अजय सिंह साहब को और उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की स्पाइसजेट के नाम से। स्पाइसजेट के सारे प्लेन्स जो होते हैं वो किसी ना किसी स्पाइसेस के नाम पर रखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोरिएंडर, चिली, टर्मरिक, रेड चिली, मस्टर्ड, पेपर, ये सब स्पाइसजेट के एरोप्लेन्स के नाम हैं। और जब भी आप कभी इसकी उड़ान में बैठे तो इसके कॉकपिट के नीचे देखिएगा ये नाम लिखे हुए आपको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेंगे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अजय सिंह साहब वो आदमी हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था डीडी स्पोर्ट्स के लॉन्च में, और डीटीसी बसेस दिल्ली में जो चलती हैं उसके लॉसेस को कट डाउन करने और टर्न अराउंड करने में भी अजय सिंह साहब का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट स्पाइसजेट से रिलेटेड, आगे कुछ और फैक्ट लेकर आपके लिए आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी और देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस के बारे में। दरअसल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका सॉफ्टवेयर 1994 से जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है, इसको आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं, वो टीसीएस ने प्रोवाइड किया है। इतना ही नहीं, टीसीएस के पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है देश की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी सर्विसेज बनाने का, और वो भी महज 5 महीने में। एनएसडीएल के लिए उन्होंने डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड की थी और वो 5 महीने के अंदर ही तैयार कर दिया था, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, उसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं वो आज भी स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज चर्चा ये हो रही है जो एक बड़ी हिंसा हुई रामनवमी के अवसर पर, उसके जुलूस को लेकर के, खास तौर पे बिहार और बंगाल को मैं अंडरलाइन करके कह रहा हूँ। मेरे ऊपर आरोप लग रहा है कि 2 ही राज्यों की बात करूँ, मैं भी नहीं 2 राज्यों की बात करूँगा क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा हिंसा हुई है। प्रेम कुमार जी, अनुप्रिया जी और राकेश जी को दिखाइए स्क्रीन पे, संजय जी को भी लेके आइए। 2 बातें हम लोगों की चर्चा से निकल के आती है। एकदम एक सामान्य व्यक्ति जो इस डिबेट को सुन रहा होगा वो 2 बातें उसकी समझ में आ रही हैं। एक, जो मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, किसी भी दल की सरकार हो वहां पे और ये कहा जाए कि हमको मालूम साजिश कौन कर रहा है, कल तक नहीं हो रही थी आज हो रही है, तो आप फिर कटघरे में है कि आप रोक नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज़, जब आप ये कहते हैं कि उस राज्य में भी हुई, उस राज्य में भी हुई, संवेदनशील इलाके हैं, ये है वो है, तो आप अगेन अपने आप को कटघरे में खड़ा करते हैं क्योंकि आप उसको इक्वलाइज कर रहे हैं कि हिंसा, धार्मिक हिंसा एक बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया सब जगह होती रहती है। अगेन आप उसको अपने आप को कटघरे में खड़ा करते हैं। एक ही शहर के अंदर गलियों मोहल्लों में थोड़ी आप बांट देंगे कि ये इधर से मत निकलना, उधर से मत निकलना। प्रेम कुमार जी, सवाल एकदम सिंपल है ना दर्शकों की समझ के लिए। बिल्कुल। और अब हनुमान जन्मोत्सव भी है सामने, एकदम इंश्योर है, लिटमस टेस्ट है। हमें बिल्कुल है। आप, मैं प्रेम जी की बात आपके पास ही आ रहा हूँ। नीरज जी, बिल्कुल आपकी चिंता भी जायज है, सवाल भी जायज है कि हनुमान जयंती भी है और जो पृष्ठभूमि है उस में और भी हिंसा हो सकती है। इसकी आशंका को देखते हुए सरकार को, राज्य सरकार को, स्थानीय प्रशासन को और मुस्तैदी के साथ में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दंगा नहीं होगा, नहीं होने देंगे, ये सुनिश्चित करना चाहिए। और आपके सवाल राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं और करने चाहिए।
इसका मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं। लेकिन आप जो और भी बातें कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों की तुलना करके इसको इक्वलाइज कर दिया जाता है और ऐसा संदेश जाता है कि दंगे तो होते रहेंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। होता इसलिए है, देखिए कि हम भी जब विश्लेषण करने में, हम भी रिपोर्टिंग करने में, पत्रकारिता करने में हम जब थोड़े बहुत सेलेक्टिव होते हैं तो उसका भी असर पड़ता है। हमने सवाल रखा कि भी दिल्ली में भी तो दंगे होते रहे, गृह मंत्री का एक बयान तक नहीं आया, कहीं दंगा पीड़ित इलाकों में घूमने तक नहीं गए, बैठे रहे, पता नहीं कहां थे उस समय। लेकिन उस समय पत्रकारिता में पत्रकारों ने उतनी सख्ती के साथ सवाल नहीं किया जितनी सख्ती के साथ आज नीतीश कुमार और ममता बनर्जी से करना चाहिए। लेकिन अमित शाह जी को क्यों बख्शा गया, ये सवाल पूछना क्या गुनाह है? दूसरी बात यह है कि जब बहस होती है तो बीजेपी के नेता अचानक हिंदू बन जाते हैं, अपने आप को हिंदू बन जाते हैं और जो विरोधी हैं उनको गैर हिंदू साबित करते हैं। क्या ममता बनर्जी को हिंदुओं का वोट नहीं मिला? क्या नीतीश कुमार या आरजेडी को भी हिंदुओं का वोट नहीं मिला? और एक राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ एक धर्म का कैसे बन जाता है? आप संविधान की शपथ लेकर के आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, सभी जाति धर्म सबके लिए काम करने की बात करते हैं, लेकिन बोलते समय आप खुद को हिंदू बना करके पेश करने लगते हैं। क्यों? ये एक ऐसी स्थिति है जो पूरे इसका जवाब मैं लूंगा प्रेम जी। प्रेम जी, इसका जवाब मैं राकेश से लूंगा, इसी सवाल का जवाब, लेकिन मैं पहले अनुप्रिया जी के पास जाता हूं। अनुप्रिया जी बताइए। नीरज जी, आपने मुझे बीच में रोका और मैं बीजेपी के प्रवक्ता राकेश जी को सुन रही थी। उन्होंने कहा कि याद रखिए आप 2020 में चुनाव लड़े थे, आप तीसरे नंबर की पार्टी थे। हम मानते हैं हम तीसरे नंबर की पार्टी हैं और अभी भी चिंता आपको हम ही से है, क्योंकि आपने 2020 में आपके नेताओं ने कहा कि देखो बीजेपी के नेता के पास में कोई चेहरा नहीं है, किसी में कोई क्षमता नहीं है बीजेपी बिहार के नेताओं के पास में, हमें मुख्यमंत्री जी आप ही पे भरोसा है, कृपया आप ही प्रमुख मंत्री रहें और हमें अपनी सरकार में शामिल कर ले। पहली बात। दूसरी, अभी इनके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। अरे कौन बने हैं पता है आपको राकेश जी? वो कहां से आए हैं? वो आरजेडी से, जेडीयू से घूम के आए हैं और सब आपके यहाँ गए हैं। आपने इतने सारे आरएसएस और बीजेपी के सत्र चलाए, सेशन चलाए, किसी पे भरोसा नहीं हुआ? कोई इतने काबिल नहीं दिखा आपको 2005 से आप नीतीश कुमार जी की सरकार में कि आपने कहा कि हम बड़े भाई हैं और हम में क्षमता है, हम सरकार चला सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि आप कितने नाकाम हैं और आपकी मंशा क्या है। दूसरी बात, 2018 से आपने मुझसे पूछा कि अनुप्रिया जी छोटे में रखिएगा, पता था नहीं? हाँ ठीक है, आपको पता था कि भाई दंगा होने वाला है? नहीं, मैं आपको कहती हूँ 2018 के बाद में रामनवमी की शोभा यात्रा में हमारे यहाँ दंगे नहीं हुए। पिछले साल का मैं रिकॉर्ड बताती हूँ। पिछले साल आपके यहाँ देश में 10 प्रदेशों में दंगा हुई और 5 प्रदेश वह था जहां भाजपा की सरकार थी। आपने फिर पूछा मुझसे कि अनुप्रिया जी आप इसको पॉलिटिकल क्यों बना रही हैं, आप चुनाव से कैसे जोड़ रही है? क्योंकि बिहार जहां भाजपा की सरकार है वहां भी दंगा हुआ, क्योंकि यह संदर्भ है 2024 के लोकसभा चुनाव का और देश की जनता यह पूछना चाहती है कि देश चुनाव 2014 के चुनाव में भाई हमारी बीजेपी की नेता कहती हैं कि देखो कमल पे उंगली दबाना, वोट देना तो 13 रुपए में चीनी मिलेगा, गैस सिलेंडर के दाम कम हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी घट जाएगी। इनको पता है कि गैस सिलेंडर के दाम 400 से हो गए 1200। अरे सुनिए ना, महंगाई वाली चर्चा किसी दिन करेंगे हम, तो फिर उस पर ले आएंगे। सुनिए ना अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी, देखिए नहीं नीरज जी, नहीं ये महंगाई वाली चर्चा नहीं है। महंगाई की चर्चा हम जिस दिन करेंगे तो हम ले आएंगे, उस दिन नहीं। आप जा रही वहां पे, फिर विषयांतर हो जाएगा, फिर राकेश जी महंगाई पे डिबेट करने लगेंगे। नहीं, मैं चाहता हूँ कि इसी मुद्दे पे रहे। डिबेट अच्छी नहीं चलती है। नहीं ऐसे थोड़ी कि आप महंगाई पे आपको डिबेट करनी है ना, आप करिए, आप डेटा लेके आइए, मैं वादा करता हूं कि आपसे वो सारे सवाल लूंगा। सुनिए ना अनुप्रिया जी, सुनिए ना अनुप्रिया जी नहीं बार इंटरप्ट करेंगे, बोलने का मौका नहीं। अनुप्रिया जी आप अनइंटरप्टेड सबसे ज्यादा बोली हैं और आपने शुरुआत में लिखी। नहीं सुनिए प्लीज, सुनिए अनुप्रिया जी सुनिए ना कि सर आपने हमसे जो वादा किया वो पूरा क्यों नहीं किया? हाँ सुनिए ना अनुप्रिया जी, अरे भाई उसके बाद भी वो जीत के आ रहे हैं ना, उसके बाद भी अनुप्रिया जी, उसके बाद भी वो, हाँ ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो हम लोग देखेंगे 24 में, वो हम लोग 24 में देखेंगे। अरे सुनो ना अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी कर्नाटक में चुनाव है, मोदी जी
चुनाव लड़ेंगे ही, आप लोग भी लड़ेंगे, हम लोग वो देखेंगे कौन जीतता है। जब सुनिए ना प्लीज, अब उनको मुझे सवाल पूछने दीजिए। महंगाई की चर्चा मत करिए, क्योंकि जिस समय सुनिए ना, अरे सुन तो लीजिए, आपके काम आएगा। आपकी जो इकोनॉमिक विंग होगी उसको रिसर्च करने में मदद मिलेगी कि जिस वक्त 400 रुपए 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा था, उस समय जरा सब्सिडी का हिसाब भी अपने रिसर्च विंग से ले लीजिएगा, तब डिबेट करने आइएगा। और जिस समय नीतीश जी ने बीजेपी का साथ लिया था, तो उनकी एक बड़ी मशहूर बाइट है कि मोदी जी को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, या फिर नेताजी ने बोला। लेकिन छोड़िए, उस पर नहीं जा रहा हूं मैं। राकेश जी, प्रेम जी ने जो सवाल उठाया है और जो ये सवाल उठा रही है अनुप्रिया जी, महंगाई वाला छोड़ के, महंगाई पे मैं नहीं जा रहा हूं, इनका जवाब दीजिए। महंगाई वाली डिबेट हम लोग करेंगे इसी दिन। अनुप्रिया जी के लिए तो केवल इतना कहूंगा, तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा। मुझे रहजरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। सच्चाई ये है कि आपको इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आप सत्ता में हैं, आप शोभा यात्रा को सुरक्षा नहीं दे पाए, आप उपद्रवियों पर दंडात्मक कठोर कार्रवाई नहीं कर पाए, और इसी वजह से बृहस्पतिवार से शुरू हुआ दंगा 4 दिन 5 दिन तक चला, लोग असुरक्षा में रहे। अनुप्रिया जी, ये आपका तरीका ठीक नहीं है। अनुप्रिया जी देखो, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। उंगली उठाता हूं ना, ऐसा आपत्ति है तो उंगली उठाइए करिए। वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, हमसे आप इंटरेक्ट करिए ना। क्या बात करिए, इतना मौका आपको दिया अनुप्रिया ने। नहीं, सबसे ज्यादा मौका तो आपको दिया। विजय जी का तो ऑडियो नहीं सही है, तो उनसे तुम्हारी बात नहीं हो पा रही, सबसे ज्यादा आप ही को मैंने मौका दिया। अपनी बात संक्षेप में कंप्लीट करिए राकेश जी, संक्षेप प्लीज। संजीव जी के पास जाना। हाँ, प्रेम जी का जवाब दीजिए। प्रेम कुमार जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी हिंदुओं की बात क्यों कर रही। मैं फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हम पीड़ितों की बात कर रहे हैं, और पीड़ित पक्ष हिंदू है। ये तथ्य है, ये सत्य है। इस तथ्य और सत्य का अन्वेषण करिए। मैंने इसीलिए कहा कि पूरी दुनिया में इकलौता मुल्क हिंदुस्तान है जहां बहुसंख्यक पिट रहा है, अल्पसंख्यक पिट रहा है। दूसरा कोई मुल्क हो तो प्रेम कुमार जी मुझे अध्ययन करके बताइएगा। दिल्ली के दंगे में सबसे ज्यादा मौत किसकी हुई, हिंदुओं की कि मुसलमानों की? अल्पसंख्यक पीट रहा हो, सब जगह अल्पसंख्यक पिटते हैं। दुर्भाग्य ये है क्योंकि सब लोग उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं और कोई हिंदुओं की आवाज उठाने वाला नहीं होता है। हम पीड़ित पक्ष के साथ हैं और हम बार-बार देखिए, इस देश का कलेजा बड़ा है, दिल बड़ा है। सत्ता में हम शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश के हाथ को बांट दिया, दंगाइयों को बांट दिया। बहुत शर्म की बात है नीरज जी, राकेश जी, बहुत शर्म की बात है। यहाँ बिहार में मदरसा भी जला। अनुप्रिया जी को दिक्कत है क्या? ये अनुप्रिया जी निरंतर बोलती है, आप झूठ इतना क्यों बोलते हैं? आप लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं? नहीं, आप झूठ क्यों बोलते हैं? मुझे आपके झूठ से तकलीफ है, मुझे आपके झूठ से तकलीफ है। झूठ ना बोलिए, आप जुमला ना कीजिए प्लीज। आप जुमला नहीं कीजिए, आप जुमला नहीं कीजिए, आप झूठ नहीं बोलिए। अरे महंगाई क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? हम इस देश के नागरिक हैं, हम 12 रुपए आप गैस खरीद रहे हैं। जब तक एक भी दंगा नहीं हुआ था, ये तेजस्वी के साथ बैठते ही ये दंगाइयों के संरक्षण देंगे। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी, सुप्रीम कोर्ट एक मिनट बाकी है, मुझे एक सवाल संजीव जी से लेने दीजिए। राकेश जी और अनुप्रिया जी रुकिए, राकेश जी अनुप्रिया जी रुकिए, अनुप्रिया जी रुकिए भाई प्लीज, आप बहुत डिस्टर्ब करती है। आपसे जब सवाल पूछे तो आप उसका जवाब दीजिएगा। आप एक दूसरे को नहीं, अभी आपसे नहीं है, मेरे को संजीव जी से बात करनी है। संजीव जी को चेहरा प्लीज, संजीव जी से सवाल पूछना है। संजीव जी, ये देखिए, इस तरह की चर्चाओं में ना सब गड़बड़ घाला करके रायता बना दिया जाता है। मैं तो 2 सवाल है मेरे जिसका मेरे को जवाब चाहिए। नहीं रोक पा रहे मालूम होने के बावजूद, और आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सब जगह दंगा हो रहे, तुम्हारे यहां क्या खास हो गया है? अगर यही स्थिति है तो फिर इन चर्चाओं का मतलब क्या है? संजीव जी। मुझे नीरज जी, मुझे 2 बातें लगती हैं जी। जो मैं अगर इसको एनालिसिस करूं कि ये दंगे क्यों हो रहे हैं, तो यस्से स्नेहु भयम तस्से स्नेहु दुखस्से भाजनम। जब भी आपको सत्ता का मोह होगा, अपने परिवार का मोह होगा, अपनी जेब भरने का मोह होगा, येन केन प्रकारेन मैं 13 बार 14 बार 15 बार पलटी मार जाऊंगा। ऐसे घोर विरोधियों के साथ जाके खड़ा हो जाऊंगा जिनके साथ मैं दिन रात गाली दिया करता हूं, जिनकी करप्शन के लिए मैं उनको अंदर कर
दबाने का काम करता हूं और जब अपनी सत्ता को बचाने के लिए करप्ट व्यक्ति के साथ जाता हूं तो मेरा जो शासन है ना वो डाइल्यूट हो जाता है और मेरी जो तलवार है उसकी धार में बिल्कुल भी पानी नहीं रह जाता और मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं उन लोगों के साथ, हिंदुओं के अगेंस्ट काम करने वालों के साथ और अपने देश की सारी जो है सत्ता को एक मिनट में स्टेट की सत्ता के साथ करके नीचे मिला देता हूं। तो मुझे लगता है कि स्नेह जो है ना, आपको अपनी सत्ता का, अपनी सीट का जो स्नेह है जी सर। संजीव जी, समय एकदम समाप्त हो रहा है। मैं ये दोबारा कहना चाहता हूं अपने दर्शकों से, अभी रुकिए, समय खत्म हो गया अनुप्रिया जी, कि किसी की भी सरकार हो, मैंने पहले सेंटेंस से बोला, किसी की भी सरकार हो, आपकी जिम्मेदारी है कि कोई धार्मिक यात्रा निकल रही हो किसी भी संप्रदाय की, शांतिपूर्वक निकलनी चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमको तो मालूम है कौन साजिश कर रहा, तब तो और गंभीर अपराध आप खुद स्वयं कर रहे हैं, वो करना चाहिए। और इक्वलाइज नहीं करना चाहिए कि मेरे राज्य में हुआ, फलाने जगह भी तो हुआ है, अर्थात चुनाव के लिए हो रहा है। देखिए, जनता देख रही है कि आप इस तरीके के तर्कों से बच नहीं सकते हैं। वो किसी भी राज्य में हो, किसी भी सरकार के अंदर हो, राज्य सरकार ये कह के बच नहीं सकती है कि ये तो पॉलिटिकल साजिश है इसलिए हो रही है। अगर पॉलिटिकल साजिश और आप ये कह रहे हैं कि जब ये मेरे साथ थे तब ऐसा कुछ नहीं होता था, तो जनता ये सोच सकती है फिर इन्हीं को सरकार दे देना हम, जिनके यहाँ नहीं हो रहा है। आप सरकार चला रहे हैं, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस राज्य में कुछ ना होने दें, शांतिपूर्वक सब कुछ होने दें। ये सवाल है जिसका जवाब राज्य सरकारों को देना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव कि वो किस दल की वहाँ पे सरकार है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए सिंधु से आवाज।